अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगा हूँ। आज मैं आपसे जो पेपर डिस्कस कर रहा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 2024 और बेटा एएस लेवल का वेरिएंट 21 हम आज डिस्कस करेंगे। बेटा स्टार्ट करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है कोबाल्ट, रोडियम एंड आयरिडियम आर मेटल्स इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये तीनों सेम ग्रुप के अंदर हैं, ठीक है, यानी कि टॉप टू बॉटम बेटा, लेफ्ट टू राइट पीरियड, टॉप टू बॉटम ग्रुप बेटा। The shorthand electronic configuration of cobalt is argon 3d74s2, यानी कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर 27 होता है, ठीक है। तो ये हो गए 18, 18 प्लस 2 20, 20 और 7 27 बेटा। कहता है आइडेंटिफाई व्हाट इज मेंट बाय द आर्गन। देखो ये आर्गन शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाई गई है, आई होप आपको याद होगी। बेसिकली इसका मतलब होता है आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का प्रोटॉन नंबर होता है बेटा 18। तो अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 बेटा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 मतलब हो गया इसका बेटा। आगे देखिएगा, द लोवेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट आर इन 1s ऑर्बिटल। बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप इस आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें इंक्लूड कर दें तो सबसे लोवेस्ट 1s2 आ रहा है। तो गौर से देखें, इसका मतलब है सबसे लोवेस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर हैं। ठीक कह रहा है। ड्रॉ द शेप ऑफ द 1s। देखो बेटा, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की शेप्स आपके सिलेबस में है ना। s स्फेरिकल होता है और p जो है वो डम्बल शेप का होता है। तो आप एक स्फेरिकल शेप बनाएं ऐसे, और उसके अंदर आप 3 एक्सिस शो कर दें ताकि शो हो जाए कि हाँ ये सर्किल नहीं है बल्कि स्फेरिकल है, ऐसे। और एक को थोड़ा डॉटेड लाइन सा बना देता हूँ ताकि जो समझ में आ जाए हाँ इससे बाहर और अंदर की तरफ है। तो बेटा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई और ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। आगे देखें, डिड्यूस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट एटम। तो बेटा नीचे चेक करें, बाकी सब तो पेयर्ड ही है ना। देखो ये सब पेयर्ड 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 फुल है, ये भी पेयर्ड है। तो सिर्फ इसका मतलब है अनपेयर्ड का मतलब वो 3d7 के लिहाज से पूछ रहा होगा ना आपसे। अब बेटा डी सब एनर्जी लेवल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब बेटा जब आप इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो इंडिविजुअली अकोमोडेट होना पसंद करते हैं। तो बेटा ये सब डीजेनरेट हैं, मतलब सेम एनर्जी हैं बेटा। तो आप 7 इलेक्ट्रॉन डी में पहले इंडिविजुअली फिल करो। 1 1 1 1 और 1 हो गए। अब आपकी मजबूरी है, आपको पेयर्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ से पेयरिंग शुरू कर दो। 1 और 1, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट देयर, आप कहेंगे 3। तो द राइट आंसर इज 3। अब तक बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल हैं। टेबल 1.1 गिव्स सम डिटेल्स ऑफ स्टेबल नेचुरली अकरिंग आइसोटोप ऑफ रोडियम और आयरेडियम। इन दोनों के कुछ नेचुरली स्टेबल आइसोटोप्स दे रहा है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब, प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसने पूछा है आपसे इस टेबल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखो ब्लैंक दिया हुआ है क्योंकि कंप्लीट द टेबल 1.1 बोल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बेटा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। और नंबर ऑफ शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आप कैसे पहचानेंगे बेटा,
या तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, हाईएस्ट नंबर से पहचान लो, वरना सबसे आसान तरीका ये है कि बेटा लेफ़्ट टू राइट पीरियड होता है, और पीरियड किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ शेल्स को, ठीक है। तो वो आप चेक कर लें वो किस पीरियड के अंदर है, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। चलें, सबसे पहले तो प्रोटॉन सॉल्व कर लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है। इसके देखो 45 प्रोटॉन नज़र आ रहे हैं, ये तो बिल्कुल ओ लेवल वाला सवाल है। इसके 77 नज़र आ रहे हैं, इसके भी 77 प्रोटॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब्ट्रैक्ट करके निकालने पड़ेंगे। 103 माइनस 45 की और 58 दिया हुआ है। 191 माइनस 77 करूँ, 191 माइनस 77 बेटा 114 न्यूट्रॉन हो गए। 193 माइनस 77 करूँ, 193 माइनस 77 ये हो गया 116 बेटा। आ जाओ, अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम चेक कर लेते हैं रोडियम किस पीरियड में है, आसानी हो जाएगी। आ जाओ बेटा, पीरियोडिक टेबल पे ज़रा चला जाऊं। रोडियम, ठीक है, आपको दिखाते हैं रोडियम किस पीरियड में है। जिस पीरियड में होगा वो उसका शेल हो जाएगा। मेरा साथ दीजिए, लुक एट हेयर, ये कितना बड़ा पेपर है, ये रहा बेटा रोडियम, 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 कहाँ है रोडियम? रोडियम, ये रहा बेटा रोडियम। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये रहा रोडियम। अब आप पीरियड गिने, ये हो गया 1 2 3 4 5, फिफ्थ पीरियड के अंदर है। इसका मतलब है नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं इसके अंदर बेटा? 5 हो गया। आ जाओ बेटा, मैंने थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है ये रहा बेटा, आ जाओ। उसने बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल, तो बेटा यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 5। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। टेबल 1.2 shows the relative abundances of isotope of sample of an alloy containing rhodium और आयरिडियम ओनली। एक एलॉय है बेटा, उस एलॉय के अंदर दो मेटल्स हैं, एक रोडियम है और एक इंडियम है, ठीक है। आप चेक करें रोडियम और आयरिडियम, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है डिफाइन द रिलेटिव आइसोटोपिक मास। देखो बेटा, अगर रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो मास ऑफ एन एटम कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 612 कह दो, जिसको आप यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं या यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट भी कहते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन 612। अगर वो आपसे पूछे रिलेटिव आइसोटोपिक मास, तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था सिर्फ एक चेंज कर लो, जहां आपने लिखा है मास ऑफ एन एटम वहां लिख दो मास ऑफ एन आइसोटोप। अगर वो आपको बोले रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बेटा, तो जहां आपने मास ऑफ एन आइसोटोप लिखा है वहां लिख लो मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। कंपेयर्ड हमेशा किससे करेंगे? 1/12 फॉर कार्बन 612 से। तो ये दो बातों का ख्याल रखिएगा। उसने पूछा है आइसोटोपिक का मास बताओ, तो आप कहेंगे बेटा मास ऑफ एन आइसोटोप compared with 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन 612। इसे यूनिफाइड एटॉमिक मास या यूनिफाइड एटॉमिक यूनिट भी कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। आगे आ जाओ। यूज द टेबल 1.2 कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइरिडियम, ठीक है, इन द एलॉय। सिर्फ आइरिडियम पूछ रहा है, ठीक है, इन द एलॉय। गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। आ जा बेटा, चेक करो इसमें आइरिडियम कहाँ दिया हुआ है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसका मतलब है ये वाला
रो हमारे किसी काम की नहीं है, हटा दो इसको। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं बेटा, तो आप मास नंबर को परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं करते, बल्कि आइसोटोपिक मास को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे ना एक सिली मिस्टेक करते हैं, जो है ना मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 191 परसेंटेज से मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, बल्कि रिलेटिव आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई होगा परसेंटेजेस से, और डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, मैं इसको देख देख के लिखता हूँ, आई होप वहाँ नज़र आ रहा होगा। मैं ये देखिएगा, मैंने लिखा 190.96 मल्टीप्लाई बाय 15.18 प्लस 192.96 मल्टीप्लाई बाय 34.82 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज। देख लो बेटा, टोटल परसेंटेज कितनी है, 15.18 प्लस 34.82। जो भी कुछ करोगे वो तुम्हारा आंसर होगा। लेट मी कैलकुलेट इट फॉर यू। 190.96 multiplied by 15.18 plus 192.96 multiplied by 34.82, और नीचे है मेरे पास बेटा 15.18 प्लस 34.82 बेटा। ये मैंने किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 192.3528। 192.3528। 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो मेरा ख्याल है 35 तक रहने दो। 192.35, ये आ गया इसका आंसर बेटा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल था। उसने हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइरिडियम का पूछा था, हमने कर लिया। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड, ठीक है, RHCl3.XH2O कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ ईथीन टू ब्यूट ठीक है। बोथ स्टीरियो आइसोमर ऑफ ब्यूट-2-ene आर फॉर्म इन दिस रिएक्शन। स्टीरियो आइसोमर का मतलब बेटा, स्टीरियो आइसोमर का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर दोनों आइसोमर। ठीक है, ऑप्टिकल भी होते हैं और ज्योमेट्रिकल भी होते हैं। तो स्टीरियो का मतलब ये होता है ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल, कुछ भी हो सकता है। हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड कंटेन्स 20.5% by mass of the water of crystallization. Deduce the integral value of x in RHCl3.XH2O. ओ लेवल वाले मेथड से कर लो। देखो बेटा, मॉलिक्यूलर मास की बहुत सारी डेफिनेशन है, और एक डेफिनेशन उसकी ये भी है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। एक डेफिनेशन उसकी ये भी है बेटा कि 100% मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। तो मैं उसको ओ लेवल वाले तरीके से कर लेता हूं। अब जरा सिंपल सी बात को सुनिएगा, ये जो RH रोडियम ट्राइक्लोराइड होता है, इसका RHCl3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं। इसका टोटल मास होता है 209.4, ये इसका मास होता है। अब आप अपने फॉर्मूला को थोड़ा सा गौर से देख लें बेटा, अगर ये वाटर का मास 20.5% है, इसका मतलब है 100 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RHCl3 का मास आ जाएगा इतना। ठीक है, उसने खुद कह दिया कि वाटर का मास कितना है 20.5। तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं वर्किंग देखिए, मैंने कहा 100 माइनस 20.5। तो अगर मैं 100 माइनस 20.5 करता हूं बेटा, तो ये आता है 79.5। 79.5% बचा, और वो किस चीज़ का मास हो गया बेटा,
RHCl3 का यानी 209.4 होगा, ये कह रहा है, ये मतलब है उसका। वो कह रहा है 20% मास है और x की वैल्यू बताओ। तो हमने पहले क्या किया, 100 से सब्ट्रैक्ट करके RHCl3 का मास निकाल लिया। अब देखें कितना सिंपल हो गया मेरा काम। लुक एट हेयर, 79.5% मास है 209.4। 100% मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो टोटल मास आ गया, टोटल मास निकाल लो, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ गया मेरे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 209.4 और डिवाइडेड बाय 79.5, ये आ गया 263.396, ये आ गया। अब आप सोचो, ये मेरे पास टोटल मास आ गया, RHCl3XH2O आ गया। बेटा अगर मैं इस मास में से ये सब्ट्रैक्ट कर दूं ये, तो मेरे पास वाटर का मास आ जाएगा। डिवाइड बाई 18 करूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी यानी मोल्स की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, 263.396 माइनस 209.4 माइनस 209.4, ये आ गया मेरे पास 53.99 यानी 54 आ गया। 54 इज द मास ऑफ XH2O। वाटर का मास कितना होता है 18, x कैसे निकालोगे, तो H2O इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 18, 2.99 मतलब आ गया 3। दैट्स इट। तो मैंने क्या किया, उसने मुझे 20% बाय मास ऑफ वाटर दिया हुआ है, मैंने उसमें पहले सब्ट्रैक्ट किया 100 से, RHCl3 का मास निकाल लिया। बेटा मुझे पता है 100% मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसमें से मैंने RHCl3 का मास सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास आ गया वाटर का मास, डिवाइड बाय 18 किया, मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ x। डिफाइन द स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। लिख लो बेटा, 1 मार्क की डेफिनेशन है, कंजूसी की है उसने। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा, सेम molecular formula, same structural formula, but different arrangement of atoms in space। खत्म हो गई बात। एक्सप्लेन हाउ द कन्वर्जन ऑफ ईथीन टू ब्यूटूइन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एडिशन रिएक्शन। देखो बेटा, एडिशन आपको मैं एक रेफरेंस से याद दिला देता हूं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? मैं आपको याद दिलाऊं, स्टेटमेंट मैंने क्या बोला था, when monomers combine to form a polymer as an only product, कुछ और ना बने, एक प्रोडक्ट बने बस, आप बोलते हैं इट्स एडिशन पॉलीमराइजेशन। और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या थी, व्हेन मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हें एक चीज समझ में आई, वर्ड एडिशन कब यूज होता है, जब आपके प्रोडक्ट के साथ और कोई बाय प्रोडक्ट्स ना बन रहे हो, आपने जो कुछ यूज किया है वो सब ऐड हो जाए बस और एक प्रोडक्ट बन जाए, उसको एडिशन कहते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहां यूज करो बेटा, सो सिंपल कि बिकॉज ऑफ only product formed no byproduct,
कोई बाय प्रोडक्ट ना हो। और अगर ऐसा हो तो आप कहेंगे यस इट इज एडिशन रिएक्शन। ड्रॉ द टू स्टीरियो आइसोमर ऑफ ब्यूट टू इन। बेटा एक सिस बना दो, एक ट्रांस बना दो। ऑप्टिकल इसलिए नहीं हो सकता कि उसके लिए कायरल होना जरूरी है। तो H इधर CH3 इधर CH3, ये हो गया सिस। ये तो बच्चों वाला सवाल पूछ लिया आपसे उसने, और ये हो गया आपका ट्रांस। तो एक हो गया बेटा सिस और एक हो गया ट्रांस। हो गया स्टीरियो आइसोमर। पेज ब्लैंक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्लोरीन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यस, हमें बिल्कुल पता है। डिस्क्राइब द कलर्स ऑफ द ग्रुप 17 एलिमेंट्स। क्लोरीन, येलो ग्रीन, आयोडीन, ग्रे ब्लैक, और बस एलिमेंट्स क्लोरीन टू आयो। अच्छा, क्लोरीन टू आयोडीन बताना। तो क्लोरीन टू आयोडीन का मतलब ये हो गया बेटा, फ्लोरीन होता है ऊपर, फिर उसके नीचे क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एस्टाटीन होता है। तो ये इन तीन के कलर पूछ रहा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के कलर पूछ रहा है। तो बेटा क्लोरीन के लिए लिख दो येलो ग्रीन या येलोविश ग्रीन, ये हो गया येलो ग्रीन। ब्रोमीन के लिए रेड ब्राउन, और आयोडीन के लिए बेटा ग्रे ब्लैक। ठीक है, याद रखना ये जो ग्रे ब्लैक होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर ये वेपर्स फॉर्म में होता तो ये पर्पल कलर का होता। ख्याल रखिएगा इस बात का। ठीक है, आगे आओ। डिस्क्राइब द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ द क्लोरीन टू आयोडीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको याद होगा हमने ट्रेंड पढ़ा था ग्रुप 17 में, टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एबिलिटी इंक्रीजेस। तो बेटा आपसे वो यही चीज पूछ रहा है। तो डाउन द ग्रुप इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। अगर किसी बच्चे को ये स्टेटमेंट याद ना आ रहा हो, जल्दी से वापस लेक्चर देख ले ग्रुप 17 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। देखो बेटा, क्लोरीन को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो HCl बनेगा। ओके, बनेगा। सवाल ये है, ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? क्लोरीन का येलोविश ग्रीन कलर जो है या येलो ग्रीन कलर है वो क्या हो जाएगा? डिसअपियर। तो आप लिखेंगे येलो ग्रीन कलर गैस डिसअपियर बेटा। बस दैट्स इट, यही होगा। आगे देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड डिक्रीजेस। देखो बेटा, वही नॉलेज बेस्ड सवाल, HF, HCl, HBr, HI, ऊपर से नीचे आते हुए इनकी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। तो अगर बेटा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो इनका जो बॉन्ड होगा आपस का, जो जो इनका हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड है वो वीक होता जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है वाई, क्यों होता है ऐसा, तो आप क्या बोलेंगे? डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। बॉन्ड लेंथ increases because radius increases, consequently hydrogen halide bond become weaker। आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आते वीक होते जाएंगे, जल्दी टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे जल्दी।
नॉलेज बेस्ड नहीं याद आ रहा, वापस से इनऑर्गेनिक का लेक्चर देखें बेटा। द हेलोजिनो अल्केन CH3CH2Cl फॉर्म व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद C2H6 वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही कह रहा है। अल्केन्स के साथ जब आप हेलोजन का रिएक्शन कराते हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है। उसके बाद बोलता है डिफाइन द फ्री रेडिकल, एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, atom or group of atoms having an unpaired electron. State the essential condition for chlorine to react with C2H at room temperature. बेटा UV लाइट, ये रिएक्शन डार्क में नहीं होता, तो आप लिखेंगे यूवी लाइट। राइट इक्वेशन टू शो द प्रोपेगेशन स्टेप इन दिस रिएक्शन। देखो बेटा, मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्केन्स के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अंदर की पॉइंट्स लिखवाए थे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके लेक्चर्स में आपको दोबारा मिल जाएगा, आपकी कॉपी में वापस लिखा हुआ होगा बेटा, आप देख लीजिएगा दोबारा से उसको। पहले स्टेप के अंदर सिर्फ क्लोरीन होमोलिटिकली ब्रेक होता है, जिसे आप इनिशिएशन स्टेप कहते हैं। बस हर प्रोपोगेशन स्टेप में एक फ्री रेडिकल एक सब्सटेंस से रिएक्ट करेगा और एक फ्री रेडिकल और एक सब्सटेंस बनेगा। और टर्मिनेशन स्टेप हर उस स्टेप को कहते हैं जिसमें दो फ्री रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो रहे हों। कौन से दो फ्री रेडिकल? जो प्रोपोगेशन स्टेप में होते हैं। अब ये आपसे प्रोपोगेशन स्टेप पूछ रहा है, तो इसका मतलब है एक फ्री रेडिकल एक सब्सटेंस, एक फ्री रेडिकल एक सब्सटेंस। याद है मैंने आपको मीथेन की डिटेल बताई थी और मैंने आपको कहा था बेटा कि हर दफ़ा एक स्टेप में HCl बनता है और एक स्टेप के अंदर क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। तो बेटा उसने आपसे प्रोपोगेशन के स्टेप्स पूछे, दो बता दो, कोई से भी दो बता दो, ज़रूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ बता दो बता दो। मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा सपोज करो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, Cl फ्री रेडिकल है, उसे मैं ईथेन के साथ रिएक्ट कराऊँ तो क्या बनेगा बेटा, C2H5 फ्री रेडिकल और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। हो गया पहला स्टेप प्रोपेगेशन का। प्रोपेगेशन का दूसरा स्टेप देख लीजिए बेटा। अच्छा इसने कहीं नहीं लिखा है इनिशियल स्टेप बताओ, उसने कहा बट 2 इक्वेशन बताओ प्रोपेगेशन स्टेप शो हो रहा, कोई सी बता दो। C2H5 ये फ्री रेडिकल हो गया बेटा, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा C2H5Cl और साथ में फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, बस हमने क्लास के अंदर मीथेन वगैरह किया था, लेकिन मैंने आपको ईथेन प्रोपेन वगैरह की भी एग्जाम्पल दी थी, याद रखिएगा। आगे देखो क्या बोलता है, CH3Cl3 इज अनदर हेलोजिनो अल्केन फॉर्म्स व्हेन प्रोपानॉन रिएक्ट्स विद NaClO। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHI3 आयोडोफॉर्म। उसके बाद बोल रहा है NaClO इज मेड फ्रॉम क्लोरीन, बिल्कुल सही कह रहा है, इन अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप याद करो ये कौन सा फॉर्मूला है, शायद बच्चों को याद हो, मैंने आपसे इसका नाम भी आपको याद करवाया था बेटा, सोडियम क्लोरेट 1 कहते हैं इसको बेटा। दिस इज नोन एज सोडियम क्लोरेट 1। आपको मैं याद दिलाऊं, जब आप हेलोजेंस को रिएक्ट करवाते हो कोल्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम क्लोरेट 1 बनता है, सभी कुछ क्लोरीन से रिएक्ट करवाया। तो अगर आप क्लोरीन को हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराओ तो क्या बनता है बेटा, सोडियम क्लोरेट 5 बनता है। ठीक है, तो सही तो कह रहा है। और ये दोनों रिएक्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द रिएजेंट एंड कंडीशन, रिएजेंट बताओ कंडीशन बताओ, दैट कैन बी यूज टू कन्वर्ट क्लोरीन टू दिस, यानी Cl2 को इसमें कौन कन्वर्ट करेगा, तो आप लिखेंगे बेटा कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड।
Define disproportionation. A redox in which same element oxidize and reduce. A redox reaction in which same element is oxidized and reduced. ठीक है, आगे आ जाओ. अब वो तुम्हें बोल रहा है बेटा, राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू बैलेंस द इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद सोडियम सोडियम क्लोरेट. ठीक है, अच्छा बेटा, तो ज़रा चेक करो क्या क्या बन सकता है. ज़रा ये देखो, आपके प्रोडक्ट साइड पर सोडियम कितने हैं और फिर रिएक्टेंट साइड पे सोडियम कितने हैं. कोई एक छोटी सी हिंट देख लेते हैं. लेट्स सी. सोडियम से नहीं है. अच्छा देखो, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, राइट, और यहाँ 1 क्लोरीन है. तो मैं पहले यहाँ 3 लगा के क्लोरीन को बैलेंस कर लेता हूँ. यहाँ लिख देता हूँ कि वो बैलेंस हो गया है. ठीक है, 1 मार्क का सवाल है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इससे, मुझे लगता है. अब 3 लगाने से हुआ क्या कि आपके सोडियम 3 हो गए. प्रोडक्ट साइड पर सोडियम 2 हैं. ठीक है, तो यानी वी नीड 1 मोर सोडियम. तो यहाँ पर चूंकि सोडियम 2 हैं बेटा, तो 2 3 यहाँ 2 लगाऊं सोडियम के लिए अगर मैं, ताकि ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो ना. अच्छा, अब आप देखें, सोडियम बैलेंस हो गया है, क्लोरीन बैलेंस हो गया है, कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है, क्योंकि यहाँ भी मैंने कुछ नहीं, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, यहाँ तो कार्बन है ही 3. यहाँ लगा था तो कार्बन चेंज हो जाते, कार्बन को नहीं छेड़ा मैंने. ये 2 कार्बन ये रहे, एक ये रहा, 3. अच्छा, ऑक्सीजन देख लो बेटा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे हैं. 3 1 3 और 1 4. यहाँ देखिए बेटा, 2 और 2 4. हाइड्रोजन सब बैलेंस है बेटा, पक्का ये 1 1 ही रहेगा. आगे देखो, aqueous silver nitrate dissolved in ethanol. Aqueous silver nitrate dissolved in ethanol react with an aqueous solution of CHCl3. यानी आप सिल्वर नाइट्रेट को इथेनॉल में डालें और उसके बाद आप उसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 के साथ रिएक्ट कराएं. वट इज ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड क्या होगा इन दिस रिएक्शन. देखो बेटा, सिल्वर नाइट्रेट किस चीज के लिए यूज किया जाता है. सबसे पहला सवाल आप कहेंगे हेलाइट्स के टेस्ट के लिए. ठीक है, ये यूज होता है टेस्ट फॉर हेलाइट्स. आगे देखिए, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CHCl3 का मतलब हो गया रिएक्शन विद वाटर, यानी कि हाइड्रोलिसिस कर दिया आपने, यानी उसको आपने हाइड्रोलाइज कर दिया, पानी में तोड़ दिया. तो बेसिकली क्या होगा कि अगर CHCl3 Cl दे दे तो आपका सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर आयन इसके साथ मिलकर के सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, जो कि YPPT होते हैं. ये हमारी ऑब्जर्वेशन होगी. एक्सप्लेन योर आंसर. तो इस बात को एक्सप्लेन कर देते हैं. कैसे बेटा, CHCl3 will produce chloride ions by हाइड्रोलाइजिंग इन aqueous solution. पहली बात, chloride ions will make white PPT with silver. तो जो हमने सोचा वो हमने लिख दिया. क्यों? वो कह रहा है एक्सप्लेन योर आंसर, अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया. आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हुआ होगा. बहुत आसान दोनों क्वेश्चन थे अब तक.
सही है, इसके 2 क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में बेटा इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।